ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आरजे किशन एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं रामबाण की श्रृंखला का एक और लाइव सेशन लेके, तो जल्दी से सभी एक बार शेयर करके आ जाइए। और मैं इनवाइट करना चाहता हूं पालीवाल जी सर आए, और आज ये फिर जीके की क्लास होने वाली है और कल वापस मैं साइंस की लगाऊंगा। तो आप अंत तक क्लास में बने रहिए और बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगता है। तो चलिए पालीवाल जी सर के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका इस रामबाण प्रश्नोत्तरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली अपनी जो क्लास हुई थी जीके की, उसमें अपन ने 60 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज फिर वही 60 प्रश्न में लेकर आया हूं, लेकिन 60 में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो प्रश्नों के ऑप्शन से अपन प्रश्न बनाएंगे। और अपना प्रयास मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम 47-48 वाली क्लास नहीं लगा रहे हैं, हम इस बार 50 में से 50 वाली क्लास लगा रहे हैं। तो साथियों, आप एक बार जरूर जल्दी से, जैसा शिवम सर ने कहा कि सेशन को लाइक शेयर और जो है वो चैनल पर जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलता हूं और अपन सेशन की जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला प्रश्न जो है वो है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? देखिए, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? पहला प्रश्न, साइमन कमीशन है क्या? देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक नियम था, या एक उसमें जो है वो प्रावधान था कि 10 वर्ष इस अधिनियम को लागू होने के बाद 10 वर्ष इस अधिनियम को लागू होने के बाद इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों की सरकार में जो है वो फूट पड़ गई और 8 साल पहले ही, यानी 2 साल पहले ही, 8 साल बाद ही जो है वो कमीशन का गठन करना पड़ गया और 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 के नवंबर में। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। अध्यक्ष इसका था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। इसी कारण इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। भारतीयों ने इसका विरोध किया। कारण था कि यह सर्वश्वेत कमीशन था, यानी इसमें सभी जो सदस्य थे 7 के 7 वो अंग्रेज सदस्य थे। इस कारण भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। तो भारतीयों ने सर्वश्वेत कमीशन होने के कारण इसका विरोध किया। और साथ ही आपको एक बात और बता दूं, आपको पता होगा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जो है वो इसी कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में, जहां लाठीचार्ज में वो घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो यह भी लिख देता हूं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में घायल होने के कारण हुई। तो एक बार वापस देख लेते हैं
साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठित हुआ। 28 में ये भारत आया। इसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन था। अंग्रेज 7 होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों के द्वारा विरोध करने का कारण था कि यह सर्वश्रेष्ठ कमीशन था। लाला लाजपत राय लाहौर में इस कमीशन का विरोध कर रहे थे, जहां वे लाठीचार्ज में घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन उत्कर्षण के हिसाब से 1927 नवंबर में जो है इसका गठन हुआ था और 1928 में यह भारत में मुंबई आया था और इसका विरोध करते हुए साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पुस्तक किसकी है? द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री यदि मैं बात करूं तो यह पुस्तक जो है रमेश चंद्र दत्त की है। तो रमेश चंद्र दत्त इसमें ऑप्शन है क्या? ये रहा रमेश चंद्र दत्त। पूरा नाम लिख देता हूं, रमेश चंद्र दत्त। बहुत ही फेमस किताब है, रमेश चंद्र दत्त की यह किताब है, जिन्हें आरसी दत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और जो है वो महान विद्वान का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने 2 बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है। एक तो द गाइड, आर के नारायण की द गाइड, ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है साथियों, द गाइड। और एक आप जो है वो जानते ही होंगे, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज स्वामी वाली किताब, जिस पर मालगुडी डेज एक फिल्म भी जो है वो जो सीरियल है वो भी बन चुका है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो अरुंधति रॉय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। और उसके अलावा ऊपर एक नागेंद्र सिंह जी का नाम लिखा हुआ है। नागेंद्र सिंह एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी है। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पुस्तक का नाम पूछा था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री आरसी दत्त की पुस्तक है, जिन्हें जो है रमेश चंद्र दत्त के नाम से जाना जाता है, उनका पूरा नाम है। तो 2 किताबें द गाइड और मालगुडी डेज, ये आर के नारायण की है। अरुंधति रॉय की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जरूर इन बातों का ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस मुगल सम्राट की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? देखिए, भारत की सीमा से बाहर जिस मुगल सम्राट की मृत्यु हुई थी वो अंतिम मुगल सम्राट था। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, एक हिंट देता हूं, ये अंतिम मुगल सम्राट था और अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, या इन्हें जो है वो बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। जफर इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये कविता लिखा करते थे। इनकी मृत्यु जो है वो रंगून में हुई थी। रंगून, और रंगून कहाँ है? रंगून बर्मा, या जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो बाबर मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक, ये मुगल वंश के संस्थापक थे, यानी मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर थे और अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर थे। यहां लिख देता हूं, मुगल वंश के अंतिम सम्राट, मुगल वंश के अंतिम बादशाह, अंतिम बादशाह। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो औरंगजेब लिखा हुआ है। औरंगजेब सर्वाधिक समय तक मुगल राजा रहने वाले व्यक्ति, सर्वाधिक समय तक मुगल बादशाह कोई रहा था तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब सर्वाधिक समय तक मुगल बादशाह रहे थे। यदि अकबर की बात करूं तो अकबर के बारे में तो अपन बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी अपन ने अकबर के बारे में पढ़ा था, तो अकबर के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तंजानिया की राजधानी है, देखिए राजधानियां आर्मी की परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। तंजानिया की राजधानी जो है वो है दोदोमा। दोदोमा जो शहर है वो तंजानिया की राजधानी है। अन्य शहरों की बात करूं तो तेहरान, ये ईरान की राजधानी है। अगर मैं बात करूं बगदाद तो ये इराक की राजधानी है। यदि मैं बात करूं मॉस्को तो मॉस्को कौन से देश की राजधानी है? निश्चित तौर से पता होगा आपको, रूस की राजधानी है। अब यहां रूस और यूक्रेन का अभी युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी भी साथियों पूछ सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं यूक्रेन।
यूक्रेन की राजधानी आप ध्यान रखना, यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की जो राजधानी है उसका नाम कीव है और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनका नाम जेलेंस्की है। रूस की राजधानी मॉस्को है और उनके राष्ट्रपति का नाम आपको पता ही है व्लादिमीर पुतिन है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो करंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में आपको ज्यादा अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तो कीव यूक्रेन की राजधानी, तेहरान ईरान की, बगदाद की इराक की राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को है और तंजानिया की राजधानी आपको पता ही है दोदोमा जो है वो तंजानिया की राजधानी है। और तंजानिया में जो है वो किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो पर्वत है और वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी जो है वो किलिमंजारो है और किलिमंजारो तंजानिया में है। और तंजानिया जो है वो कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? एक समस्या तो इन्होंने अपनी समाधान कर दी कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें जो है वो नीरज चोपड़ा ने जो है वो 87.58 मीटर 87.58 मीटर, ये मीटर में है सारे आंकड़े, भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने केवल एक ही गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक एक ही जीता था, जो भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं और ये बहुत ही खतरनाक ज्वेलियन थ्रो है, ज्वेलियन थ्रो फेंकते हैं। पूरे विश्व में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और 87.58 मीटर भाला फेंककर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। साथियों एक चीज ध्यान में रखना, 7 अगस्त को जो है वो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से है? ये हरियाणा से है, हरियाणा के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर जो है वो गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? यदि मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955, 1/7/1955 को, और कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। देखिए इसके साथ एक और नाम दिया है 1935, ये स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था, वर्तमान इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई है। मुख्यालय मुंबई, वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई है। तो मुंबई आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। भारत में नोटों का निर्गमन भी जो है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई भारत में करेंसी नोट छापती है। आपको एक बात और बता दूं कि 1 रुपए का नोट और सिक्के जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा छापे जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 रुपये का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा छापे जाते हैं, बाकी जितने भी नोट है वो आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं। लेकिन यहां प्रश्न केवल एसबीआई का था कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई है। तो निश्चित तौर से आप ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। आगे चलते हैं। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए सबसे पहली बात यह करते हैं अपन कि नौटंकी का अर्थ क्या होता है। नौटंकी का मतलब 9 वाद्य यंत्रों के साथ किया जाने वाला नृत्य नौटंकी कहलाता है। 9 वाद्य यंत्रों के साथ। तो पहले मैं लिख देता हूं, 9 वाद्य यंत्रों के साथ किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, 9 वाद्य यंत्रों के साथ किया जाने वाला नृत्य जो है वो नौटंकी कहलाता है। और ये नौटंकी कहां का प्रसिद्ध है?
उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में नौटंकी काफी प्रसिद्ध है। अगर मैं अन्यों की बात करूं, अन्य राज्यों में कौन कौन से जो है वो नृत्य है, तो देखो असम में तो बिहू भयंकर प्रसिद्ध नृत्य है, बिहू। केरल की बात करूं तो केरल का आपको मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता नहीं है, कथकली यहां का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली, कथकली केरल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। अगर मैं मेरे प्रदेश राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है घूमर। घूमर नृत्य काफी यहाँ का प्रसिद्ध है। इसके अलावा कर्नाटक का एक मेरे को याद आ रहा है, मैं लिख देता हूं। कर्नाटक, कर्नाटक में जो नृत्य है वो है यक्षगान। यक्षगान, यक्षगान जो नृत्य है वो कर्नाटक का काफी प्रसिद्ध है। यहां प्रश्न हालांकि नौटंकी का था। नौटंकी उत्तर प्रदेश में 9 वाद्य यंत्रों के कारण इसे नौटंकी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश का फेमस है, केरल का कथकली है, असम का बिहू है और राजस्थान का घूमर है। इसके अलावा लखनऊ जो घराना है वो कथक से संबंधित है, तो कथक जो है वो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि लखनऊ जो घराना है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो लखनऊ से जो है वो कथक नृत्य भी जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। कथक का संबंध भी लखनऊ घराने से, और लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को जो वो कानूनी अधिकार बना दिया गया? देखो मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसे मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अब क्या होता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या किया गया कि मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये 44वां संविधान संशोधन ही पूछा है कौन से अधिकार के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बनाया गया, तो ल्यो और यो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो 42वां संविधान संशोधन ध्यान रखा, ये 1976 में हुआ था और इसे लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कई ऐसे परिवर्तन हुए थे जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही हुए थे। 101वां संविधान संशोधन याद रखना, ये किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। और 1 जुलाई 2017 को लिख देता हूं, 1 जुलाई 2017 को ये पारित हुआ था। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन को जो है वो क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। और अपने जो प्रश्न का उत्तर था वो था 44वां संविधान संशोधन। निश्चित तौर से आप इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यदि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखो 12 जनवरी, ये कल भी मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय युवा दिवस। यदि भारत की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय युवा दिवस या इसे कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। कैरियर डे, कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। अब बात ये आती है कि ये मनाया क्यों जाता है? मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इस दिन विश्व के एक महान नेता और भारत के अग्र स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, इसलिए 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा और भी इसमें डेट दी हुई है, यदि उनकी मैं बात करूं तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। हमारी आर्मी का दिन है, थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप इनका जरूर ध्यान दीजिए। विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रश्न अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का था तो ध्यान रखना साथियों, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर, लेट नहीं करते। विजेंद्र सिंह का संबंध किससे है? देखो विजेंद्र सिंह एक ऐसे खिलाड़ी है जो बहुत फेमस है। ये प्रोफेशनल के साथ साथ जो है वो एक बहुत ही अच्छे जो है वो खिलाड़ी भी रहे हैं।
इन्होंने जो है वो एकल प्रतियोगिता में भी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो मुकाम हासिल किया है। यदि मैं उनकी बात करूं तो इन्होंने एक चीन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक भी जीता था इस प्रतिस्पर्धा में। तो आपको ध्यान लग गया होगा कि ये किस खेल से संबंधित है। आपने सही पकड़ा, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी से संबंधित जो खिलाड़ी है वो है कौन से? विजेंद्र सिंह। तो विजेंद्र सिंह का संबंध जो है वो मुक्केबाजी से है। अब यदि मैं अन्यों की बात करूं तो कुश्ती से तो मेरा एक ही नाम याद आवे, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया बहुत ही फेमस खिलाड़ी है ये। इन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। जब गोल्ड मेडल की बात आती है तो मैं साक्षी मलिक का नाम लिख देता हूं। साक्षी मलिक भी जो है वो गोल्ड मेडल जीत सकती है। इसके अलावा फोगाट बहनें ये सारी जो है वो भी कुश्ती से संबंधित है। चाहे वो बबीता फोगाट हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, इन सारों का संबंध, गीता फोगाट हो, इन सारों का संबंध ही कुश्ती से है। निशानेबाजी की यदि मैं बात करूं तो मुझे एक व्यक्ति जो हमारे भारत में वर्तमान में जो है वो मंत्री भी रह चुके हैं, इनका नाम है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल राज्यवर्धन सिंह, ये हमारे राजस्थान से आते हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह ये जो है वो निशानेबाजी में जो है वो शूटिंग में कौन सा मेडल जीत चुके हैं? रजत पदक जीत चुके हैं। अगर मैं कबड्डी की बात करूं तो हाल ही में जो पीकेएल हुआ था उसकी मैं बात करूं तो प्रदीप नरवाल का नाम मुझे याद आता है। प्रदीप नरवाल कबड्डी के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, लेकिन आजकल नए नए खिलाड़ी जो है वो इसमें आ रहे हैं और अपना जो है वो जौहर दिखा रहे हैं। तो ये जो है वो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम है। इसके अलावा लवलीना का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। लवलीना ने हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया था। ये भी मुक्केबाजी से संबंधित है। मुझे नाम याद आ गया तो मैंने आपको लिखा दिया। ध्यान रखना साथियों, लवलीना का संबंध भी मुक्केबाजी से है। आगे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ये हरियाणा से पानीपत 22 जनवरी 2015 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो 22 जनवरी 2015 ये रहा 2015, तारीख लिख देता हूं 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसे जो है वो लॉन्च किया गया था और इसे उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है वो इसे जो है वो पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब बात ही आती है कि इसे पानीपत हरियाणा से क्यों लॉन्च किया गया। इसका कारण ये बताया जाता है कि हरियाणा में लिंगानुपात कम है, इसलिए वहां से इसकी शुरुआत की गई ताकि देश में एक जो है वो बढ़िया संदेश दिया जा सके। इसके अलावा उज्ज्वला योजना ये जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी 2016 में। इसे बलिया से शुरू किया गया था। उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया यूपी से शुरू की थी। यह भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके द्वारा जो गरीब परिवार के लोग हैं उन्हें मुफ्त में जो है वो गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया था। तो बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा आने के बाद लॉन्च की गई, उनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना काफी महत्वपूर्ण है। बलिया से उज्ज्वला योजना, पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न यह है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? देखो, पनामा नहर पर दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां तो महासागर का पूछ लिया, पनामा नहर पर यह भी पूछा जा सकता है कि पनामा नहर कौन से दो महाद्वीपों को जोड़ती है या कौन से महाद्वीपों को अलग करती है। पनामा नहर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ऊपर नीचे कर दिया, दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने का काम करती है। तो वो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को ये जो है वो जोड़ती है। एक बात ध्यान रखना, अटलांटिक और प्रशांत के साथ पहले उत्तर अमेरिका लिखता हूं, उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, अमेरिका को जोड़ती है। दूसरी, इसमें एक चीज और है, कौन सी नहर प्रणाली में लोक सिस्टम पाया जाता है?
अब वो लोक सिस्टम क्या होता है? लोक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बीच में क्या है, जब दोनों ये नहर है, इसमें पानी में लोक लगाए हुए हैं, आगे पानी को रोका हुआ है ऐसे लोक से। जैसे ही जहाज आगे चली जाती है तो अगले वाले गेटों को खोल दिया जाता है, तो आगे वाला पानी बराबर हो जाता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो पानी का बहाव कम करने के लिए लोक सिस्टम लगाया गया है। तो लोक सिस्टम वाली नहर कौन सी है? एक बार यह प्रश्न भी आया था कि लोक सिस्टम वाली नहर कौन सी है, तो वो भी कौन सी नहर है? पनामा नहर है। कौन से दो राज्यों को कौन से दो महाद्वीपों को जोड़ती है? दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को जोड़ती है। कौन से महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। ठीक है। इसके अलावा इस नहर से मुझे एक प्रश्न जरूर याद आता है कि सुएज नहर किसे जोड़ती है? सुएज नहर किसे जोड़ती है? देखो, भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? सुएज नहर। कहां है? इजिप्ट में है। इजिप्ट ने आपा मिस्र कहा, इजिप्ट या मिस्र का इस पर एकाधिकार है। सुएज नहर का साथियों याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है निश्चित तौर से। बात करते हैं 13वें प्रश्न की। किसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? देखो, अजायब घर किस खनिजों का किसे कहा जाता है? एक तो अजायब घर खनिजों को कहे हमारे राज्य राजस्थान में, ऑप्शन है कि कोन्नी, तो राजस्थान तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। एक तो राजस्थान को कहते हैं, क्यों? क्योंकि अजायब घर वो होता है जहां हर प्रकार की चीज प्राप्त होती है। और खनिजों का अजायब घर निश्चित तौर से अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। पूरा लिखना भूल गया, पठार मैं कर दूं। छोटा नागपुर के पठार को जो है वो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। निश्चित तौर से खनिजों का अजायब घर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे यहां से जो है वो खनिज प्राप्त होते हैं। एक वो देखो धनबाद दिखा है मैंने, वो धनबाद कट है झारखंड में। झारखंड में ये धनबाद, ये ध्यान रखना। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला नगरी है साहब। ये कोयला नगरी किसे कहा जाता है? धनबाद को जो है वो कोयला नगरी के नाम से कहा जाता है। ये पन्ना, पन्ना क्या है? पन्ना गांव को नाम है। पन्ना एमपी में है। पन्ने को हरी अग्नि भी कहा जाता है, क्यों? ग्रीन कलर का होता है पन्ना, इसलिए इसको हरी अग्नि कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना बहुत मात्रा में निकलता है, इसलिए जिले का नाम ही जो है वो पन्ना रख दिया। तो पन्ना जिला जो है वो मध्य प्रदेश में, यह ध्यान रखना, खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कट है। वो तो थे मन पूछ लियो चाहिए, क्योंकि राजस्थान में है। राजस्थान में जो है वो तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी है। हालांकि अब तो कोई तांबू है, कोई और है, बंदूक डोंगो, लेकिन पहले यहाँ तांबा उत्पादन होता था। लेकिन अभी भी प्रश्नों में यही आता है कि तांबा उत्पादन के लिए कौन सा जो है स्थान प्रसिद्ध है? खेतड़ी। लेकिन वर्तमान में तांबा उत्पादन नहीं होता है। थे यहाँ देखो बटन तांबू आप लिया हुआ, तो इसी कोई बात को नहीं। आगे चलते हैं। भारत का जलीय जीव है, अब इसमें राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये एक्चुअल में राष्ट्रीय जलीय जीव, ये आपके शिवम सर बनाते हैं पीडीएफ, तो थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं ये। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का यदि मैं राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करूं तो ये गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार द्वारा जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यानी वो जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन, यानी गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके अलावा बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव कौन सा है? तो आपको पता ही है, ब्लू व्हेल है। और इसका हमने बचपन में पढ़ा था, इसका वजन 30 हाथियों के बराबर होता है। बहुत बड़ी होती है, देखिए को नहीं, पर होती बहुत बड़ी है। ये डोली क्या है? डोली भेड़ है। ये डोली पहली भेड़ है जिसे जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया गया था। उस पहली कृत्रिम भेड़ का नाम जो है वो डोली था। और सार्क सबसे खतरनाक मछली होती है, सार्क मछली होती है। तो मछली है एक सार्क, ये एक मछली का ही नाम है। बहुत खतरनाक मछली होती है, सबसे डेंजरफुल मछली अगर कोई है तो वो सार्क मानी जाती है। तो इसका उत्तर वैसे गंगाई डॉल्फिन था। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। बुकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? देखो, मान बुकर पुरस्कार, पूरा नाम इसका मान बुकर पुरस्कार होता है। मान बुकर पुरस्कार की मैं यदि बात करूं तो मान बुकर पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। किससे है? साहित्य से। साहित्य से जो है वो मान बुकर
पुरस्कार का संबंध है। ये भारत के कई लोगों को जो है वो प्राप्त हो चुका है। साहित्य में शानदार लिखने वाले लोगों को अंग्रेजों द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं तो पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित दिया जाता है। इसके अलावा खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है भारत में, अर्जुन पुरस्कार। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी जो है वो दिया जाता है, खेल रत्न जिसे बोलते हैं। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब इसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। शुरुआत में इसको जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न था, बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। साहित्य से संबंधित ये हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य से संबंधित पुरस्कार है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी है जो मनीला यानी फिलीपींस के प्रधानमंत्री की याद में मनीला में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जैसे नोबेल पुरस्कार होता है उसी प्रकार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह पुरस्कार मिल चुका है। पत्रकारों में जो है वो कई पत्रकार हैं भारत के जिनमें एक प्रतिष्ठित पत्रकार है, एनडीटीवी के पत्रकार है रवीश कुमार, उनको भी जो है वो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन पर्सन बुकर पुरस्कार का था, साहित्य से जुड़ा हुआ है। और ध्यान रखना रवीश कुमार हाल ही में काफी चर्चा में है तो उन पर प्रश्न आ सकता है। एकमात्र पत्रकार है जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत में प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न का। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ है? देखो घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है, ये तो मैं आपको बता दूं। बात उद्गम स्थल की है तो दूर से बहुत आती है, ये आती है शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से ये नदी आती है और शिवालिक की पहाड़ियां कटे एचपी में है। एचपी को मतलब हॉर्स पावर नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से ये आती है और ये राजस्थान में गंगानगर और हरियाणा गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो है वो ये नदी बहती है, तो इसे घग्गर नदी कहा जाता है। घग्गर नदी एक अंतः प्रवाही नदी है और राजस्थान में इसे मृत नदी भी कहा जाता है। मृत नदी का मतलब यह है कि ये एकदम सूखी हो जाती है, जब इसमें पानी नहीं होता है तो ये एकदम सूखी हो जाती है, इसलिए इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार आपको एक फैक्ट बताऊं कि इतना ज्यादा पानी आ जाता है इसमें कि ये पाकिस्तान के फोर्ट ऑफ अब्बास तक चली जाती है, यानी कभी कभी तो पाकिस्तान तक चली जाती है और कभी कभी इसमें पानी होता ही नहीं है, इसलिए इसे मृत नदी कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में इसे गंगानगर और हनुमानगढ़ के लोग नाली कहते हैं। नाली मतलब बहुत छोटो खाड़ो होवे नहीं, मतलब पानी का, उसको नाली कहा जाता है हमारे यहाँ, तो इसको नाली भी कहा जाता है। वो तो शायद प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन ये निकलती कहां से? ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है घग्गर नदी। आगे चलते हैं। घग्गर नदी के बाद अपन अगली, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? देखो कल अपन ने पढ़ा था कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। मैंने आपको बताया था हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची विश्व की पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब बात आती है सबसे ऊंची चोटी की, तो सबसे ऊंची चोटी भी बैठी है, जट है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में ही है, और ये कितनी है? 8,848 मीटर है। अब ये 0.86 मीटर में तो टाबर आ जाना, तो 8,848 थोड़ी और ऊंची होगी, क्योंकि हिमालय सबसे नवीन पर्वतमाला है और युवा अवस्था में है, और कहते हैं कि इसकी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अब कितनी बढ़ती जा रही है वो तो पता नहीं, लेकिन 0.86 मीटर तो बढ़ी गई। आगे बात करें 8,611, ये K2 जिसे गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गोडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गोडविन ऑस्टिन ये कहाँ है? ये वर्तमान में तो भाई पीओके में है, लेकिन आपको भी पता है कि पीओके हमारे भारत का अभिन्न अंग है, हमारे देश का अभिन्न अंग है। आज नहीं तो कल जब आप फौजी बनोगे तो जरूर निश्चित तौर से हम पीओके को जो है वो भारत में
मिला के छोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पीओके में है, लेकिन वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसमें गोडविन ऑस्टिन उत्तर देते ही नहीं है, उसमेमें जो है एक अलग ही उत्तर दे देते हैं, वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर के लगभग बताई जाती है। वो थोड़ी सी इससे नीची है गोडविन ऑस्टिन से। चलते हैं आगे 18वें प्रश्न की ओर। 2000 के नोट के पीछे किसका जो है वो चित्र अंकित है? देखो पहली प्रश्न तो नोटबंदी कब हुई थी, बताओ फटाफट। आप कमेंट में उत्तर जरूर बताना कि कब हुई थी। 8 नवंबर में आपको बता देता हूं कि 8 नवंबर को हुई थी। क्यों 8 नवंबर याद रहता है, 15, 16, 17, 18 ये याद नहीं रहता। आप कमेंट करके बताएं कि कब हुई थी नोटबंदी। और जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद भारत में नए नोटों की श्रृंखला जारी की गई थी, उसी में 2000 का नोट जारी किया गया था। अब नोट निकाल के मत देखिए, मैं आपको बता देता हूं। मंगलयान का चित्र जो है वो 2000 के नोट पर अंकित है। मंगलयान का नोट जो है मंगलयान का जो चित्र है वो 2000 के नोट पर है। लाल किले का चित्र 500 रुपए के नोट पर है। देखो 500 रुपए के नोट पर जो है वो लाल किले का चित्र है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है ये। और ये कौन से नोट पर है? वो 200 रुपए के नोट पर है। और एक आपको बात बता दूं, 200 का नोट भारत में पहली बार ही जारी किया गया है। पहले भारत में 200 का नोट होता ही नहीं था। उसके अलावा रानी की वाव ये 100 रुपए के नोट पे, 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट पर रानी के वाव है। मंगलयान 2000 रुपए के नोट पर है। हम्पी का चित्र 50 रुपए के नोट पर है। हम्पी मंदिर 50 रुपए के नोट पर, मैं लिख देता हूं। और इसके अलावा यदि बात करूं तो एक और आता है मेरे को याद, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये 10 रुपए के नोट पर है। तो आपको सारे बता दिए कि कौन से नोट पर कौन सा चित्र है। अगले ने तो एक ही पूछा था 2000 का नोट, उस पर मंगलयान चित्र अंकित है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कौन सा है? देखो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कौन होगा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो चीन में है, पर चीन प्रजातांत्रिक को नहीं। मैं तो छोटी आंख खरा बेकार है थान बेरू, प्रजातांत्रिक की बड़ी बात ही को नहीं। तो 2 नंबर पर कौन सा देश है? भारत है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारत उत्तर है गेम, ये रहा। तो सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत है विश्व का। हालांकि सबसे प्राचीन प्रजातंत्र भारत नहीं है, लेकिन विश्व का सबसे जो है वो बड़ा प्रजातांत्रिक कोई देश है तो वो भारत है। तो भारत जो है वो प्रजातांत्रिक देश है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और मैंने आपको इस दिन एक प्रश्न और पूछा था कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। पिछली क्लास में मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत एक गणतंत्र है क्यों। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने जो है वो लाइव चैट में जवाब दिया था, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे पाया था। मैं बता देता हूं आपको कि भारत एक गणतंत्र क्यों है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए भारत गणतंत्र है। देखो गणतंत्र वो देश होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। अब मान लीजिए प्रश्न आ गया कि भारत एक गणतंत्र है क्यों? क्योंकि भारत में संविधान है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित है। भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, और जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है वो देश गणतंत्र होता है। तो भारत एक गणतंत्र है क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ध्यान रखना, वहां तो उत्तर आपने सही नहीं दिया, लेकिन अब सही कर लेना आप। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? देखो पाकिस्तान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। अब पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात है, आदमी चाहे दोस्त का ध्यान रखे ना रखे, दुश्मन का ध्यान रखना जरूरी है कि बेकद किए करते हैं, वो क्या करते हैं, कब क्या करते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। और पाकिस्तान तो वैसे भी जो है वो हमसे बहुत ही ज्यादा राब्ता रखता है, इसलिए उसका ध्यान रखना तो जरूरी है। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। अब कई बार प्रश्न मैं पूछ लेता हूं आपसे कि पाकिस्तान दिवस मनाया क्यों जाता है? क्यों? कारण क्योंकि वो अपना स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस तो वो मनाते हैं 14 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान। ये कर देता हूं मैं, वो तो 14 अगस्त को मनाते हैं। ये बात बाद में करेंगे 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं। अब बात आती है 23 मार्च को क्या हुआ था जो पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1940 को लाहौर में पहली बार मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन हुआ जिसमें पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी।
इसलिए उस दिन को 1943 में पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। तो 1943 से पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 23 मार्च 1955 को पाकिस्तान इस्लामिक गणतंत्र बना और वहां पर जो है वो इस्लामिक कानून के द्वारा संविधान लागू हुआ, वो भी 23 मार्च को हुआ। इसलिए पाकिस्तान जो डे है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका ध्यान रखिए कि 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया क्यों जाता है, अपन वो भी ध्यान होना चाहिए कि अगर मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को, जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए तो फिर 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है, पाकिस्तान 14 को क्यों मनाता है। मैं आपको बता दूं कि उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। जब वो लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने क्या किया कि 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो तो भारत में होना था, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से ये कहा कि भाई आप एक दिन पहले रख लीजिए अपने यहाँ स्वतंत्रता का प्रोग्राम, तो ताकि क्या है कि एक दिन में पहले 14 को वहां स्वतंत्रता दिवस का उद्घाटन कर दूं और बाद में मैं भारत में आकर 15 अगस्त का प्रोग्राम अटेंड कर लूं। तो माउंटबेटन के कहने पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम रखा गया था। आजादी के कागजों पर साइन 15 अगस्त को हुए थे, लेकिन बंद तो थनबेरो है, आंगली टिकाऊ चाहिए, वह 14 ने मनाया, क्योंकि अगर भारत वाले कुछ करेंगे तो उसका उल्टा वो करेंगे, इसलिए उन्होंने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। एक ध्यान रखना, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूं यहां, 15 अगस्त कौन से देश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप कमेंट करके उत्तर दीजिए, नहीं दे पाए अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि 15 अगस्त कौन से देश में शोक दिवस यानी दुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं आगे। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहां है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? केरल में है, इतना मैं आपको बता दूं। तो केरल में इनमें से कौन सा शहर है? त्रिवेंद्रनमपुरम है, तो ये त्रिवेंद्रनपुरम में है केरल में। बंगलोर में कौन सा है? इसरो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई का मुख्यालय है। लद्दाख सबसे शुष्क मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, ये ठंड पड़े। और अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन, कल ही मैंने आपको बताया था, चर्चा ज्यादा करेंगे नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? देखिए कल भी अपन ने इस पर चर्चा की थी, सिखों के 5वें गुरु कौन से थे? और गुरु अर्जुन देव है क्या कहीं नाम? ये रहा गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, अंतिम गुरु थे ये, 10वें और अंतिम गुरु थे। यदि मैं बात करूं रामनाथ की तो इन्होंने अमृतसर नगर बसाया था। अमृतसर नगर इन्होंने बसाया था। और गुरु अंगद देव ये भी इनमें एक शामिल गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें, गुरु अर्जुन देव 5वें, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर बनाया वो गुरु अर्जुन देव थे। इन्हें जो है वो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने जो है वो फांसी की सजा दे दी थी, मृत्युदंड दिया था। इन्हें जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। इन्हें जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। इन्हें जहांगीर ने मृत्युदंड दिया, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को जो है वो औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां प्रश्न, भारत में टोक्यो ओलंपिक कुल पदक जीतने के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहले तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत टोक्यो ओलंपिक में कुल पदक जीतने के मामले में कौन से स्थान पर रहा? देखो टोक्यो में कुल पदक, अब पहला प्रश्न तो यह बनता है कि कुल पदक जीते कितने? तो देखो 1 स्वर्ण पदक जीता, 1 स्वर्ण पदक, फिर 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। टोटल पदक हो गए कितने? 7। स्वर्ण पदक वाला तो अपने ऑप्शन भी आया था, नीरज चोपड़ा ने ज्वेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। तो टोटल स्थान कौन सा रहा साथियों?
48 48वें स्थान पर भारत टोक्यो ओलंपिक में रहा था। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का 67वां स्थान रहा था, सॉरी 48वां स्थान रहा था। 48वें स्थान पर भारत ने फिनिश किया था कितने पदकों के साथ? 7 पदकों के साथ, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। अंग्रेजी में कहूं तो 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। टोक्यो कौन से देश की राजधानी है? यह भी आप ध्यान रखना, टोक्यो जापान देश की राजधानी है। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। दमन दीव और दादरा नगर हवेली का विलय कब हुआ? देखिए इनका जो विलय है वो 26 जनवरी को हुआ था। तो 26 जनवरी 3 दे रखी है इन्होंने, ये भी कम नहीं है। 26 जनवरी 2020 को हुआ था साथियों। कब हुआ था? 26 जनवरी 2020 को हुआ था। अब होता क्या है एक्चुअल में? होता यह है कि भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 यूटी, केंद्र शासित प्रदेश को मैं यूटी लिख देता हूं। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 10वां महीना 2019 को 2 नए जो है वो यूटी बना दिए गए। कौन कौन से? 2 नए यूटी कौन कौन से? 8वां बना J&K और 9वां बना कौन सा? लद्दाख। साथियों एक और ध्यान रखना, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। अब बात आती है कि 7 और 8 9 हो गए। फिर क्या हुआ कि दादर दमन दीव और दादर नगर हवेली ये दोनों अलग अलग यूटी हुआ करते थे, इनको जोड़ दिया। इनको जोड़ने से इनकी संख्या 26 जनवरी को 8 हो गई। अब वर्तमान में कितने यूटी है? वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। ये ध्यान रखना, 7 थे, 2 31 अक्टूबर को बने तो 7 और 9 हो गए। फिर वापस 26 जनवरी 2020 को 2 को वापस मिला दिया तो 2 से 1 कम हो गया, तो 8 से घटकर 9 से घटकर 1 कम हो गया। तो वर्तमान में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे सपनों का भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, मेरे सपनों का भारत, ये किताब जो है वो अंग्रेजी वर्जन की किताब है। इसका हिंदी अनुवाद है मेरे सपनों का भारत। ये जो है वो गांधी जी की किताब है। महात्मा गांधी का नाम है क्या कहीं? ये रहा, महात्मा गांधी की ये किताब है मेरे सपनों का भारत। इस किताब में गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की है। गांधी जी कहते थे गांवों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। उससे संबंधित गांधी जी का जो है वो सपना इस किताब में लिखा गया है। इसके अलावा गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। उसके अलावा एक नाम दिया गया है जवाहरलाल नेहरू का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। यहां दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया है। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। यह पुस्तक भी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है वो दयानंद सरस्वती की किताब है। और दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, नारा कौन सा? वेदों की ओर लौटो। ये थे दयानंद सरस्वती। लौटो, वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न था मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। आगे चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। मोहन बगान, पहली बात तो मोहन बगान कलकत्ता से है, कलकत्ता का क्लब है। और कौन से खेल का क्लब है ये? निश्चित तौर से फुटबॉल का क्लब है। फुटबॉल से संबंधित जो क्लब है वो है मोहन बगान। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित आईपीएल, भारत में आईपीएल की टीमें हैं जिनकी संख्या वर्तमान में जितनी भी है उन संख्याओं को आप देख लेना, वो आईपीएल से संबंधित है। पिछली बार का जो आईपीएल है वो किसने जीता था? गुजरात ने जीता था। उससे पहले का जो आईपीएल था यानी 2022 का आईपीएल कौन जीता? गुजरात। ये बता देता हूं मैं,
आपको ध्यान में रहना चाहिए। 2021 का CSK और 2020 का मुंबई इंडियन ने जो है वो खिताब जीता था। तो IPL क्रिकेट से संबंधित खेल है और इनका आप ध्यान रखना। फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी है वो मोहन बागान, सॉरी ट्रॉफी कहीं की है, मोहन बागान क्लब है ये फुटबॉल का। फुटबॉल अपन ज्यादा फॉलो करते नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। अब बात आती है भारत की प्रथम महिला विधायक कौन थी। देखो भारत की प्रथम महिला विधायक थी मुथु लक्ष्मी रेड्डी। मुथु लक्ष्मी रेड्डी ये कब विधायक बनी अगर पूछ ले तो 1928 में ही बन गई थी। स्वतंत्रता से पहले ही विधायक बन गई थी, या कम को नहीं है, बहुत पहले विधायक बन गई है। स्वतंत्रता से पूर्व ही विधायक बन गई थी मुथु लक्ष्मी रेड्डी। ये स्वतंत्रता से पहले ही जब विधानसभाओं का गठन हुआ था उस समय विधायक बन गई थी। अगर इनकी बात करूं मैं, प्रथम राष्ट्रपति है ये भारत की महिला, प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन है? प्रतिभा पाटिल, यूपी की CM प्रथम। और भारत की भी प्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी तो वो सुचिता कृपलानी बनी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये जयललिता ये तमिलनाडु की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरोप में है। पहली बात तो कई बार ध्यान रखो थे, ऑस्ट्रिया यूरोप में है। और ऑस्ट्रिया और सॉरी यूरोस कर दिया मैंने। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग देश हैं, दोनों में बहुत ज्यादा दूरी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रिया यूरोपीय महाद्वीप में, दोनों एक नहीं है, उनको इकट्ठा मत कर देना आप। तो उनकी राजधानी का क्या नाम है? निश्चित तौर से वियना उसकी राजधानी का नाम है। कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब गलती यही होती है, अपन ऑस्ट्रिया पढ़ के ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा राजधानी कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? वियना है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बगदाद में आपको पीछे इसी क्लास में बता चुका हूं इराक की राजधानी है। तेहरान में आपको पहले ही बता चुका हूं ईरान की राजधानी है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें अपन चर्चा करते नहीं है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखो भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है और बहुत सारी चीजें इधर उधर से इकट्ठी करके थैले में डाल ली गई है, इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हैं। लगभग चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली गई है। अब ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं तो मैं आपको बता दूं, यूएस के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। देखो यहां से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। निश्चित तौर से सबसे बढ़िया प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? वो कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी से। एकल नागरिकता कहां से ली गई है? एकल नागरिकता ये ली गई है ब्रिटेन से। हालांकि ब्रिटेन से तो बहुत कुछ लिया गया है, लिखने को तो मैं पूरा बोर्ड भर दूं पर कोई मतलब नहीं है, काम काम की चीजें मैं आपको बता दूं। प्रश्न मौलिक अधिकारों का था, अमेरिका से लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज तो जरूर बताऊंगा, मौलिक कर्तव्य, ये तो मैं बता ही देता हूं आपको। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? वैसे तो रूस से लिए गए हैं, लेकिन वैसे उस समय वो सोवियत संघ था, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अधिकार कर्तव्य एक साथ होने जरूरी है। 30वां प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की नई राष्ट्रपति बनी है। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। प्रथम आदिवासी महिला, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति बनी। जगदीप धनखड़ साहब हमारे राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू जिले से, ये वर्तमान उपराष्ट्रपति है, वर्तमान उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और ये निर्मला सीतारमण हाल ही में बीमार हो गई है, कल भर्ती है ये अस्पताल में, वर्तमान वित्त मंत्री। ये हमारी वित्त मंत्री साहिबा है निर्मला सीतारमण। तो इनका आप ध्यान रखना। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति है जो द्रौपदी मुर्मू जी से पहले राष्ट्रपति थे।
चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का मुख्यालय कहाँ है? HAL के मुख्यालय की मैं बात करूं तो HAL का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का बगीचा बेंगलुरु में HAL का मुख्यालय है। और HAL ने कौन सा हल्का लड़ाकू विमान बनाया है? तेजस। तेजस ये भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है जिसे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये HAL का। और HAL का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कानपुर, कानपुर जो है वहां यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये ध्यान रखना। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। कानपुर आप कहाँ है? कानपुर खुद उत्तर प्रदेश में है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पहले नाम मोटेरा हुआ करता था, बाद में उसका नाम बदलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर कर दिया गया। आगे चलते हैं। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? देखो एक वृद्ध गंगा जाना जाता है। और एक और आपको उदाहरण दे दूं, सॉरी हिंट दे दूं, ये नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है साहब, इसीलिए इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा नदी हो गई गोदावरी, तो दक्षिण की गंगा हो गई कावेरी। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा है कावेरी। और कावेरी जल विवाद किन किन के मध्य? कावेरी नदी का जल विवाद तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच है। बहुत ही खतरनाक विवाद है, तमिलनाडु वर्सेज कर्नाटक। बहुत ही जबरदस्त विवाद रहता है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कहते हैं गणेश जी के कारण ही ये दक्षिण भारत में बही थी, इसी गंगा नदी का पानी है इसमें, जो कमंडल में ऋषि अगस्त्य शायद लेकर गए थे और वहां पर बाद में इसको जो है वो प्रवाहित गणेश जी ने करवाया था। गणेश जी ने काग का रूप लेके, कुछ ऐसी कथा है, वो बाद में कभी अपन बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी, इस पर गुजरात में कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। ये हमेशा सरदार सरोवर बांध हमेशा विवादों में रहता है। इसने कभी ऊंचो करे, इन छोटो करे, कभी इसका विवाद ही रहता है। ये सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है? बड़ौदा, जबलपुर, कई बसा हुआ है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ताप्ती का किनारा कौन सा शहर है? सूरत। और एक और बात आपको बताता हूं, ये दो नदियां ऐसी है जो बहाव के विपरीत बहती है। बाकी सारी नदियां दक्षिण भारत की कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों जो है वो जाती है अरब सागर में। दो ही नदियां हैं दक्षिण भारत की जो अरब सागर में जाती है, नर्मदा और ताप्ती। इन दोनों का आप ध्यान रखना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी दो नदियां हैं जो बहाव के विपरीत जाती है? विपरीत चलने वाली नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, आगे चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण कल परसों वाली क्लास में भी चर्चा की थी, शाहजहां ने करवाया था। 9 करोड़ रुपया लगा के 22 साल खुटी हो गए और इसने यमुना नदी के किनारे आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। जहांगीर की बात करूं तो जहांगीर को चित्रकला का शौक था। चित्रकला का पारखी विद्वान कोई था तो वो जहांगीर था। जबरदस्त चित्रकारी का शौक था जहांगीर को, चित्रकला का पारखी व्यक्ति था। यदि मैं बात करूं अकबर की तो साहित्य के क्षेत्र में इसके काल में बहुत प्रगति हुई। इवन हिंदी साहित्य को तो इसके काल का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदी का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? अकबर का काल कहलाता है। औरंगजेब, ना इसे किसी चीज से मतलब था और ना इसे कुछ आता था। एक नंबर का नाकारा शासक था औरंगजेब, तो इसकी बात नहीं करेंगे, फालतू आदमी की बात नहीं करते। आगे चलते हैं। भारत के अलावा किस देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है? यदि मैं पूर्वी देशांतर रेखा की बात करूं कि भारत का तो पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है। कहां से गुजरती है साहब? इलाहाबाद तो लिखना गलत हो, चलो प्रयागराज लिख देता हूं। प्रयागराज से गुजरती है। प्रयागराज में नैनी नामक स्थान से ये गुजरती है 82.5 डिग्री। और भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे GMT से।
इधर लिख देता हूं GMT से 5.5 घंटे आगे, यानी GMT का मतलब हो गया ग्रीनविच मानक टाइम। एक्चुअल में ग्रीनविच इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी का स्थान है जहां कुछ भूगोलवेत्ता बैठे थे और उन्होंने कहा कि धरती का बीच कहाँ है, वह अंग्रेजा के पास चोखा पिस्सा हार बीट है, अंग्रेजा की चलती वह लाइन खींच दी गठी बीच है। तो अंग्रेजों ने मान लिया कि इंग्लैंड से ही बीच है, हालांकि है नहीं है, ये मान लेना आप, लेकिन उन्होंने बना दिया। प्रश्न यह कि 82.5 डिग्री रेखा पूर्वी देशांतर माना कहां से जाता है, तो ये माना जाता है श्रीलंका की भी ये प्रधान यामियोत्तर रेखा है। जैसे भारत की है वैसे ही श्रीलंका की, यानी भारत में अब जो टाइम हुआ है वही टाइम श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्वतीय स्थल मसूरी, मसूरी पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, बहुत ही शानदार स्थान है मसूरी। एक बार मैं घूमने गया था तो मुझे पता है कि उत्तराखंड में है ये मसूरी। मसूरी उत्तराखंड में है, बहुत ही शानदार स्थल है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है भाई, मनाली है क्या, मनाली हिमाचल प्रदेश में है। और एक है उट्टी, उट्टी कहाँ है भाई, उट्टी तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में उट्टी है, ये ध्यान रखना। उट्टी कहाँ है, उट्टी तमिलनाडु में है, मसूरी उत्तराखंड में है, मनाली जो है वो कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में। एक नैनीताल और है, नैनीताल, नैनीताल कहाँ है, नैनीताल भी उत्तराखंड में। देखो ताल जगह लारा लागे नहीं, जिसके पीछे ताल लगता है वो लगभग उत्तराखंड में है। आप ये ध्यान रखना, आपके लिए एक अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके पीछे ताल लगता है वह ताल उत्तराखंड में ठोकी जाए, तो आप ताल का मतलब उत्तराखंड कर देना। नहीं समझ में आए तो आगे चलते हैं। किस देश की मुद्रा पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है, पाउंड स्टर्लिंग मेरी तो पड़ी हुई है कि इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पाउंड है। तो इंग्लैंड है क्या, नहीं है, ना, ये रहा यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है। उसके बाद कौन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या है, डॉलर है, डॉलर, डॉलर इनकी है, ये ऐसा चिन्ह होता है ना डॉलर, डॉलर इनकी है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा वैसे कोई है नहीं, यूरो से ही काम चलाते हैं, तो ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। यूरो वैसे बहुत सारे देशों की मुद्रा है, लेकिन ऑस्ट्रिया यूरो का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पौंड का पूछा था, पाउंड यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की मुद्रा है, ब्रिटेन की मुद्रा है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, देखो इसरो की मैं बात करूं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और जब चंद्रयान भेजा था तो ये के सिवान उसके अध्यक्ष थे, लेकिन अब ये नहीं है, आपको मैं बता दूं, अब तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। अब आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा कि शशिकांत दास। ये शशिकांत दास कौन है, ये आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास। और प्रश्न है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। आगे चलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म यानी अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, बहुत बड़ा नाम है। जन्म कहाँ हुआ, रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में है। प्रश्न लेकिन ये नहीं है, प्रश्न ये है कि इनका जन्म हुआ कब। इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है छात्र दिवस के रूप में। ये ध्यान रखना, इन्होंने कहा था कि मेरे जन्म दिवस को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए। ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और ये बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। इन्हीं के प्रयासों से भारत जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी। 27 जुलाई 2015 मृत्यु किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की। इनका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, छात्र दिवस में। यानी छात्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक किसके द्वारा लिखा गया, देखो मुद्रा राक्षस नाटक ये जो है वो मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण नाटक है। इसे किसके द्वारा लिखा गया, इसे विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है क्या, विशाख दत्त, ये रहा विशाख दत्त ने। इसने दो चीजें लिखी थी, एक देवी चंद्रगुप्तम,
देवी चंद्रगुप्तम, एक तो ये लिखा था और दूसरा लिखा था इसने मुद्रा राक्षस। उसके बाद नाम है मेगस्थनीज का। ये तो बहुत जबरदस्त आदमी था, इसने इंडिका नामक किताब लिखी थी। बहुत बार पूछा है कि इंडिका किताब के रचयिता कौन है? मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज था कौन? मेगस्थनीज यूनान का शासक था। उस यूनान के शासक का, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है समय मेगस्थनीज आया था और यूनान के शासक ने जो है वो मेगस्थनीज को भारत भेजा था। अब यूनान का शासक वो कौन था जिसने इसको भारत भेजा? कमेंट में आप जवाब दीजिए कि वो कौन है। आपको नहीं पता, अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि कौन से यूनान के शासक ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो उसके काल में आया था। इंडिका नामक ग्रंथ की उसने रचना की थी। अब बात करते हैं बाणभट्ट की। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित और साथ ही इसने जो है कादंबरी ग्रंथ की रचना की थी। कादंबरी और हर्षचरित की रचना की थी। कालिदास, ये तो भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं, नाटकों के बादशाह थे। ये तो बहुत शानदार नाटक लिखते थे। इन्होंने मेघदूत नाटक लिखा, इन्होंने जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा, इन्होंने मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखा। तो बहुत सारे ऋतु संहार, मतलब 7 ग्रंथों की रचना की थी और सातों एक से बढ़कर एक थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो यह भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। भाई, बैडमिंटन की महान खिलाड़ी है साइना नेहवाल। लेकिन आजकल साइना नेहवाल से एक जो है वो लड़की आगे चली गई है, जिनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भारत की पहली महिला एथलीट है या पहली खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। पहली महिला जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, एक में कांस्य पदक और एक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई। साइना नेहवाल ने केवल ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, जबकि पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते हैं। एक तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है और एक इन्होंने रजत पदक जीता है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी में विश्व की 1 नंबर रैंक खिलाड़ी रह चुकी है, लेकिन आज तक इन्होंने कभी ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है। जिम्नास्टिक की बात करें तो दीपा कर्माकर ये 4थे स्थान पर रही थी। मेडल से बस 1 कदम दूर रह गई थी। हम आशा करते हैं कि अगले में निश्चित तौर से दीपा कर्माकर मेडल जीत कर लाएगी। हॉकी में धनराज पिल्ले और बहुत सारे खिलाड़ी है जिनका मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है। दीपिका पादुकोण तो प्रकाश पादुकोण की पुत्री है, जो बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड प्रतियोगिता में पदक जीत चुके थे। पुलेला गोपीचंद और प्रकाश पादुकोण की पुत्री दीपिका पादुकोण है। हाल ही में उनकी एक फिल्म आएगी पठान, आपने देखी होगी कि उसका बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट में, देखो क्रिकेट का नाम आता ही तो मैं आपको सब बता दूंगा। भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच किसकी कप्तानी में खेला गया था? ये क्रिकेट का तो जो है मैं आपको बता ही देता हूं। देखो क्रिकेट का पहला जो खेल है वो खेला गया था CK नायडू। ये भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, CK नायडू। अब बात आती है कपिल देव की। कपिल देव ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, उसमें वो कप्तान थे। 1983 का जब वर्ल्ड कप जीता था भारत ने तो उसके कप्तान थे कपिल देव। 2007 में जब 2020 वर्ल्ड कप जीता तो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और 2011 में जब 50 ओवरों का वर्ल्ड कप जीता तो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। तो भारत ने अब तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक 2020 का और 2 50-50 ओवरों के। 2020 के कप्तान थे धोनी और 50 ओवरों में एक के कप्तान धोनी और दूसरे के कप्तान कपिल देव थे। तो महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव और CK नायडू तीनों का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपको पता होगा भारत इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 2020 वर्ल्ड कप में हार गया था और उस समय भारत की कप्तानी कर रहे थे रोहित
शर्मा। और अब वो कप्तान कौन है 2020 के? हार्दिक पांड्या। तो बता रहा हूं क्रिकेट का तो पूरा नॉलेज है मुझे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस की मैं बात करूं तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और 8 अक्टूबर को जो है वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस, ये भी आप ध्यान रखना। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। सब लिख देता हूं मैं, ये इतने जो है वो मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस और 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस। चारों ही आगे बढ़िया बढ़िया दिवस याद कर लेना। आपको तो याद ही होंगे, सेना में जाने वाले बच्चों को ये प्रश्न तो निश्चित तौर से याद होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को कहा जाता है? देखो, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को जो है वो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जो है वो जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। जातीय संसद ये कहा जाता है किसको? नेपाल की, बांग्लादेश की संसद को, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, अलग अलग देश की संसद को अलग अलग कहा जाता है। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, भारत की संसद को संसदी कहा जाता है, श्रीलंका की संसद को संसदी कहा जाता है। तो ये जो है, और भूटान में तो भी ऐसी कोई संसद जैसी कोई चीज है ही नहीं। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहते हैं? देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है वो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। वो ये अंग्रेजों ने बनाई थी और इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा कभी भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ नाम का एक अंग्रेज आया था, उसने भारत का बंटवारा किया था, उसने इस रेखा का नाम, उसके नाम पर रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाक के बीच में है। भारत पाक रेखा का नाम है रेड क्लिफ। और चीन और भारत के बीच रेखा का नाम है चीन और भारत। ये भी अंग्रेजों ने बनाई थी, इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे। भारत के एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस 4 साल में एक बार आता है। 4 साल में एक बार आता है, मतलब 29 फरवरी को जन्मा होगा बेचारा, क्योंकि साल में 4 साल में एक दिन एक ही आता है 29 फरवरी, बाकी दिन तो हर साल आते ही है। तो 29 फरवरी को किसका जन्म दिवस है? तो देखो, अटल बिहारी वाजपेयी को मन ध्यान है, काल ही गई है 25 दिसंबर, ये श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो है नहीं। मोदी जी को सितंबर में आवे, मंचो कितने ध्यान है, तो मोदी जी को सितंबर में आवे तो मोदी जी भी को नहीं। और चौधरी जी को भी अब भी गई है किसान दिवस, थोड़े से दिन पहले गई। तो बच गया कौन? बच गया साहब, बच गया मुरारजी भाई देसाई। इनका आता है 29 फरवरी को इनका जन्म दिवस आता है, मुरारजी भाई देसाई। और मुरारजी भाई देसाई के बारे में आपको एक बात बता दूं, भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कोई थे तो वो मुरारजी भाई देसाई थे। भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें, या दुनिया के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें 2 पुरस्कार मिले, जो मिलना बहुत ही मुश्किल है। इन्हें भारत रत्न भी मिला है और निशान पाकिस्तान भी मिला है। निशान पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, निशान पाकिस्तान, और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। दूसरे को तो किसी को मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब निशान पाकिस्तान मिल गयो, बिन भारत रत्न कौन मिले, और जिसको भारत रत्न मिल गया उसको निशान पाकिस्तान कौन दे। लेकिन साहब को दोनों मिले हैं। तो ये पहली भारतीय हैं जिन्हें ये दोनों पुरस्कार मिले हैं। इन्हें निशान पाकिस्तान भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। तो ये ऐसे ही कोई आदमी नहीं है मुरारजी भाई देसाई। ये बंबई के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत में उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी है। तो इनका नाम बहुत है। और ये चौधरी चरण सिंह का तो मैंने आपको बताया था, चौधरी साहब के साथ दगा हो गया, कभी लोकसभा पहुंचे ही नहीं, लोकसभा का सामना चौधरी जी ने किया ही नहीं। इनकी समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। इनके जो है वो जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनका जो है वो बड़ा नाम है भारत में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? देखिए, कल अपन ने बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ा था, आज भगवान महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कौन से? 24वें। प्रथम तीर्थंकर कौन थे?
प्रथम तीर्थंकर आदिदेव ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद बात करते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो लिख देता हूं 23वां और लिख देता हूं 23वें पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ये तो थे 23वें। 24वां हो गया महावीर स्वामी। प्रश्न पर आते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर भगवान बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु, पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई, पावापुरी में मृत्यु हुई जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की। इन्हें महावीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें असीम बल के कारण इन्हें महावीर कहा जाता है। क्योंकि बंदे का नाम तो वर्धमान था, लेकिन इन्हें अपने असीम बल के कारण इन्हें जो है वो महावीर कहा जाता है। चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। 47वें प्रश्न की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। देखिए रॉक गार्डन ये बनाया किसने, नेकचंद सैनी ने। नेकचंद सैनी, निश्चित तौर से मित्र राम प्रसाद सैनी इस प्रश्न को पढ़कर बहुत खुश हो रहा होगा कि नेकचंद सैनी का नाम आया है। सैनी का ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई योगदान आया है। तो नेकचंद सैनी जो है इस गार्डन का निर्माण इन्होंने किया था। रॉक गार्डन का, रॉक गार्डन है कहाँ, ये चंडीगढ़ में है। ये दो राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की। और इस रॉक गार्डन की सबसे खास बात क्या है, जितने भी टूटा फूटा अड़ंगा है, मतलब जितना भी खराब जो सामान है, उनसे जो है वो नेकचंद जी ने इस गार्डन का निर्माण किया है। यानी जो अपन जिसको कबाड़ कहते हैं साधारण भाषा में, उस कबाड़ से इन्होंने जो है वो चीजें बनाई है। राम प्रसाद भी इसमें बहुत महारत है, कबाड़ से सोना बनाने में। तो यही काम नेकचंद जी ने किया था। तो जयपुर गुलाबी नगरी, बेंगलुरु भारत का बगीचा, कोलकाता भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कोलकाता, बंगाल की राजधानी कोलकाता, जयपुर राजस्थान की राजधानी, बेंगलुरु कहाँ की राजधानी, कर्नाटक की, चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी, बताने की आवश्यकता नहीं है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी। आगे चलते हैं। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को। तो 1993 को इसकी स्थापना हुई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब बात आती है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है साहब 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था, इसलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को इस मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। कल ही बताया था मैंने आपको कि सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री। देखो ये विदेश मंत्री ध्यान रखना, भारत के प्रथम विदेश मंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री तो सबको ही पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन प्रश्न ये पूछ ले तो कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो गाड़ी जो है वो फंस जाती है अपनी। तो प्रथम विदेश मंत्री भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और ये गोपाल कृष्ण आडवाणी को तो मैं जानता नहीं हूं, मैं लाल कृष्ण आडवाणी को जरूर जानता हूं, जो भारत के अंतिम प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी। डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, इस पर भी शायद कल अपन ने चर्चा की थी पिछले क्लास में। तो कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो राष्ट्रीय पक्षी तो पहले देखा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और मोर का वैज्ञानिक नाम है पोवोक्रस्टेट्स। पोवोक्रस्टेट्स जो है वो मोर का जो है वो वानस्पतिक नाम मान लीजिए, या वो क्या कहते हैं इसका वो नाम जो है ना, ये साइंस का प्रश्न है थोड़ा सा। तो ये पोवोक्रस्टेट्स, मुझे तो याद ही करना पड़ा कि ये नाम मोर का है। इसे मोर को 26 जनवरी 1963 को जो है वो भारत का राज्य पक्षी बनाया गया। 26 जनवरी 1963 को इसे बनाया गया। ये जो है ना मेंजीफेरा इंडिका,
ये आम का नाम है। देखो ये आम का नाम यदि ये होता मेजिफेरा इंडिका तो स्वाद गुण लागतो, आप पक्की बात है। तो ये इसलिए है नाम। जैसे हमारे मारवाड़ी में, हमारे राजस्थान में एक फल होता है जिसका नाम है काकड़िया। काकड़िया हकीकत में बहुत ज्यादा स्वाद होता है, लेकिन उसका नाम काकड़िया है इसलिए कोई खाना पसंद नहीं करता उसको। तो ऐसा ही नाम इसका है। मेजिफेरा इंडिका होता तो कौन खाता? आम। आम वास्तव में स्वाद होता है। तो पक्षी का पूछा था तो पाओ क्रस्टस जो है वो ये होता है। ओ ये स्कॉर्पियंस मेरे हिसाब से बिच्छू का नाम होना चाहिए। ये बिच्छू को अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉर्पियंस, तो वैसा ही कुछ नाम इसका होगा। तो ये बिच्छू का नाम हो सकता है। तो ये नाम मिला लिया। आगे चलते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय, ये तो राजनीति का प्रश्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखो भारत में एक पद्धति है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की, जिसे बोलते हैं कोलेजियम। कोलेजियम पद्धति से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोलेजियम क्या है? होता क्या है, 5 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और वो न्यायाधीश जिनको चुनते हैं उनको जो है वो सिफारिश भेजते हैं राष्ट्रपति को, और बाद में राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, वैसे नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न आ जाए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो भारत में जो वर्तमान सीजीआई है वो 50वें सीजीआई है। 50वें सीजीआई कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ हाल ही में ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका नाम ध्यान रखना। पहले कौन थे? पहले भी पूछ ले। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सॉरी। और 50वें मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, हीरालाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में न्यायाधीश के पद हैं 34, और उस समय जब शुरुआत की बात है उस समय थे 8। जब उच्चतम न्यायालय बना था उस समय 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 34। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस पद्धति से होती है? कोलेजियम पद्धति से होती है, ध्यान रखना। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? डेविस कप, पहली बात तो संबंधित किससे है? देखो डेविस कप संबंधित है भारत में लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। तो लॉन टेनिस से जो है वो भारत में डेविस कप संबंधित है। और डेविस कप की शुरुआत जो है वो 1900 में हुई थी। ये डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत भी इसमें भाग लेता है। और भारत में लॉन टेनिस का खिलाड़ी कौन है? लॉन टेनिस के खिलाड़ियों में एक तो नाम आपको पता होगा, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा। एक नाम और है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस, ये जो है लिएंडर पेस, ये ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं भारत के लिए लॉन टेनिस में। तो ऐसे ही खिलाड़ी नहीं है लिएंडर पेस। और एक महेश भूपति नाम और लिख दूं, ये भी महेश भूपति, ये लारा दत्ता के पति है भूपति। तो ये इनका भी जो है वो महेश भूपति का भी संबंध टेनिस से है। 3 ही टेनिस खिलाड़ी मैं तो जानता हूं जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो इनका नाम आप ध्यान रखना। 53वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के बाद लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। सोनपुर बिहार में है। और ये मेला जो है ना वो कार्तिक पूर्णिमा के बाद लगता है। और ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और पुराना भी बहुत है, ये मेला पुराना भी बहुत है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से हाथी खरीदा करता था। तो पुराना में तो कोई कमी को नहीं, लगभग 2500-2600 साल पहले की बात है कि यहाँ ये मेला लगता था। तो हाथियों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। और पुराने समय में जो हाथी थे, हाथी ही आपको पता है कि सबसे ज्यादा युद्ध में काम आते थे। हाथियों को मदिरा पिला दी जाती थी और उन्हें सेना में आगे खड़ा कर दिया जाता था। बाद में वो हाथी लड़ते थे। कई बार मदिरा पिए हुए हाथी आपकी टीम की तरफ घूम जाते थे, तो वैसे नुकसान हो जाता था थोड़ा। तो हाथी को काम कर लो है थोड़ा। चलते हैं आगे। सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान की बात करूं तो तेजाजी का पशु मेला लगता है पर्वतसर में, वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, लेकिन आपके काम का नहीं है। चलते हैं आगे।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 यानी 22 भाषाएं हैं सर, 22 भाषाएं हैं। और ये 22 भाषाओं में एक बार प्रश्न आ गया था हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं हैं, तो एक कम कर लियो 21 है। इन 22 भाषाओं को जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इनका जरूर आप ध्यान रखना कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 2 प्रश्न आ सकते हैं कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कल ही मैंने आपको बता दिया था कि प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी। मैंने आपको कल बताया था कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू में गुरु शिखर। गुरु शिखर ये 1722 मीटर ऊंची है, 1722 मीटर ऊंची है और ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। और तो मैं कितनी बार बता चुका हूं, ऊंची पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल भी ये भारत में है। आगे चलते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली कहाँ है? दो है। भारत की पूछे तो बंगलोर है, अमेरिका की पूछे या विश्व की पूछे तो कैलिफोर्निया है। तो मैं क्या करूं, दोनों ऑप्शन है। तो देखो भारत अंग्रेजी नाम ज्यादा है तो आप कैलिफोर्निया कर लिया। आप ध्यान रखना विश्व की सिलिकॉन वैली अगर पूछे तो मैं यहाँ विश्व लगा देता हूं, क्योंकि इसमें न तो भारत लिखा न विश्व लिखा। विश्व सिलिकॉन वैली अगर कहें तो कैलिफोर्निया में है भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत की सिलिकॉन वैली है बंगलुरु और विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया पूछ ले धन कटा है तो यूएसए में है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के बादाम बहुत प्रसिद्ध है। सेनो सस्ता बादाम कैलिफोर्निया का बादाम आवा तो आपा खावा जगह कन्फर्म बई है। आपन वेंगलिया कुण दे। सोवियत संघ जो है वो रूस का नाम है, जिसका बाद में जो है वो विघटन हो गया था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का नाम है। इंग्लैंड का वैसे नाम यूनाइटेड किंगडम नहीं है, 3-4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनते हैं। कभी इस पर चर्चा करेंगे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? देखिए खजुराहो के मंदिर है खटे एमपी में है। एमपी में सांची का स्तूप भी तो है। सांची का स्तूप कहाँ है? स्तूप भी सांची का एमपी में है। बहुत प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप एमपी में है। प्रश्न यह है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ है? बनाया किसने था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। ये खजुराहो के जो मंदिर है ना, ये खजुराहो के मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर हैं। इनमें जो है वो देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियां बनी हुई है। ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे नहीं, बात करते हैं अन्य की। यहाँ एक बात करें, कल मैं आपको बता रहा था कुन्नो नेशनल पार्क, वो कुन्नो नेशनल पार्क ध्यान रखा, कुन्नो नेशनल पार्क। ये कुन्नो नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? कुन्नो नेशनल पार्क एमपी में है। हाल ही में मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर 8 चित्ते यहाँ छोड़े थे, 8 चित्ते। और उन चित्तों के बारे में आपने बहुत सारी सूचना होगी। इतनी सूचना तो और किसी के बारे में मुझे थी नहीं उस समय जितनी मोदी जी के इन चित्तों के बारे में थी। नामीबिया से लाए थे और इनको दोपहर को 2.5 किलो मांस दिया गया और आथनी ने जो है वो 5 किलो मीट खिलाया गया। ये और कई हिरण भी महाराष्ट्र लेके अंग नाश्ते खातर ले गया, क्योंकि मेहमान आ जाता की पूरी खैर खबर करी। अब यार तो गाई बोरिया चित्ता है कि ठाक नहीं, लेकिन ये है कि ये कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? देखो बिंदुसार, बिंदुसार पहले तो बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। लिख देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी उसका उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। एक्चुअल में बिंदुसार नाम था नहीं, कौन लगा कि अजीब है, अजीब ही है। इसके चेहरे पर एक बिंदु था, चिन्ह था, ऐसे मत सोलो कोई, तो इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ गया। तो बिंदुसार इसलिए नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के कई पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे महत्वपूर्ण पुत्र कौन सा था? प्रश्न क्या पूछा है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसमें बिंदुसार के कई पुत्र थे। बिंदुसार सुसीम को शासक बनाना चाहता था, लेकिन बीच में ही आ गया अशोक, और अशोक ने सब भाइयों को कहते हैं मार दिया, और मारकर अशोक जो है वो बिंदुसार की जगह शासक बन गया। ठीक है, सॉरी, अशोक जो है वो सुसीम की जगह शासक बन गया। तो सुसीम जो है वो बिंदुसार जी से शासक बनाना चाहता था, लेकिन बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक बना। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? देखो सूर्य एक बहुत ही जो है वो मतलब गर्म सतह है, और इसका जो बाहरी
तल का तापमान है वो पृथ्वी के करोड़ के तापमान के बराबर है, यानी पृथ्वी की आंतरिक सतह का तापमान और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान बराबर है 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंदर करोड़ का तापमान भी इतना ही है, जहां पत्थर भी पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। जब भी तो ज्वालामुखी फटता है तो वो लावा बाहर निकलता है। तो ये तो हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रह है सूर्य, और सूर्य से जो है वो तारा, एक ग्रह तो गलत कह दिया मैंने, सूर्य एक तारा है, तो वो तारे जो है वो पूरा हाइड्रोजन से बना हुआ, गर्म है एकदम, कोई जा ही नहीं सकता। खाली बालाजी गए थे और मुंह में डाल लिया था, बाकी आज तक कोई वहां तक पहुंचा नहीं है। जय बाबा। तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान है इसका। बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी की। बेल्जियम की राजधानी यानी कि यूरो का मुख्यालय यानी कि ब्रुसेल्स। एक नाम लिख देता हूं इसके आगे, यूरो का मुख्यालय, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय यूनियन कर देता हूं, यूरो तो गलत हो, चलो ईयू का मुख्यालय। ईयू का मुख्यालय कौन सा है? ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। काबुल कट की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और ऑस्ट्रिया की राजधानी मैंने आपको पहले ही बताया था, ये तो अपने आ चुका है शायद, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? वियना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज में अपन ने 60 प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और निश्चित तौर से कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी थी। धन्यवाद।